हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। करते हैं आज फटाफट देश विदेश भारत के अहम खबरों की तरफ एक नजर। 16 अप्रैल वार मंगलवार 2024। 16 अप्रैल 2024 को मंगलवार है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। पंचांग के अनुसार 16 अप्रैल को नवरात्रि की अष्टमी तिथि भी पड़ रही है। अब करते हैं मौसम की तरफ रुख। हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आज हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना बताई गई थी 15 अप्रैल को। चंडीगढ़ मौसम के विभाग के अनुसार अगर बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में येलो अलर्ट, जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तेज गति से हवाएं चलने और बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आकाश में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। हरियाणा में न्यूनतम तापमान मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को यानी 14 अप्रैल के मुकाबले आज सोमवार को 15 अप्रैल को हरियाणा में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हरियाणा के करनाल में न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री, यमुनानगर के डमला में 19.0 डिग्री, सोनीपत के जगदीशपुर में 19.8 डिग्री, करनाल के इंद्री में 19.9 डिग्री, पानीपत के ऊझा में 20 डिग्री, पंचकुला में 20.9 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री दर्ज किया गया है। बता दें कि भिवानी में न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और महेंद्रगढ़ के नारनौल में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया है। अब करते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 16 अप्रैल को सोना और चांदी सस्ता हुआ है। सस्ता होने के बाद सोने की कीमत 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 83,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 72,732 है। अब खबर का सिलसिला शुरू। साथियों, केरला में जनता के पैसों की खुलेआम लूट हो रही है। ये लोग भ्रष्टाचार के नए नए मॉडल लेकर आते हैं। जनता का एवरी सिंगल रुपया लूटना चाहते हैं। गुरुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक स्कैम लेब की लूट का एक ऐसा उदाहरण है। हर कोई जिससे परेशान है। जिस बैंक में गरीबों ने, मध्यम वर्ग ने अपनी मेहनत के सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए थे, उस बैंक को सीपीएम के लोगों ने पूरी तरह लूटकर कंगाल कर दिया। ये जो गरीबों ने, मध्यम वर्ग ने बैंक में पैसे रखे थे, क्योंकि घर में बेटी की उम्र बढ़ रही थी, उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी करवानी है,
बैंक में पैसे जमा कराएं, कुछ ब्याज मिलेगा, पैसे बढ़ेंगे और जब शादी का समय आएगा तो बेटी के काम आएगा। लेकिन इन सीपीएम वालों ने गरीब की बेटी की शादी को भी अनेक संकटों में डाल दिया। मध्यम वर्ग के परिवार की शादी को, बेटे की, बच्चों की शादी को भी इन्होंने संकट में डाल दिया। गरीबों को उनके खिलाफ ऐसी मिली भगत का उदाहरण हम बहुत कम मिलेगा। इस स्कैम की वजह से हजारों परिवारों का जीवन दांव पर लग गया है। സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പണം പരസ്യമായി കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇവർ അഴിമതിയുടെ പുതിയ പുതിയ മാതൃകകൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഓരോ പൈസയും കൊള്ള ചെയ്യാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കരുവണ്ണൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് അഴിമതി ഇടതിന്റെ കൊള്ളയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. എല്ലാവരും ഇതിൽ അസന്തുഷ്ടരാണ്. ഏത് ബാങ്കിലാണോ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, മധ്യമവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അവർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കോടാനുകോടി രൂപകൾ നിക്ഷേപിച്ചത്, ആ ബാങ്ക് സിപിഎമ്മിന്റെ ആളുകൾ കൊള്ള ചെയ്ത് കാലിയാക്കി. പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നിക്ഷേപിച്ച പൈസ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, മധ്യമവർഗത്തിലെ ആൾക്കാർ ബാങ്കിൽ പൈസ ഇട്ടാൽ പലിശയും കിട്ടും, പെൺകുട്ടിയോട് വിവാഹം വന്നാൽ അത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ അവരെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം വരെ മുടക്കുന്ന പണി ഇവർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടിത കൊള്ളകൾ കാണാൻ വളരെ വിരളമാണ്. ഈ അഴിമതി കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇന്ന് കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. अभी मुझे हमारी उम्मीदवार बहन डॉक्टर सरस बता रही थी, कुछ दिन पहले मेरे साथ टेलीफोन पर उन्होंने इस समस्या का जिक्र किया। अब वो कह रही है कि उनको इतने टेलीफोन आते हैं और लोग टेलीफोन पर रोते हैं कि कितनी मेहनत के पैसे उनके चले गए, कौन ये पैसे वापस लाएगा, हर कोई शिकायत कर रहा है। जी भैया, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ ഈ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ സ്ഥാനാർത്ഥി സഹോദരി ശ്രീമതി സരസു എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് പലരും അവരെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു. അവർ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഫോണിലൂടെ. ഞങ്ങളുടെ പൈസ പോയി, ഈ പൈസ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരോട് ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതായി അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. साथियों, यहाँ सीपीएम के मुख्यमंत्री 3 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं। इस कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा। ये भी झूठ बोलते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये आपका सेवक मोदी है जिसने इस केस की जांच करवाई। अब तक स्कैम करने वालों की करीब 90 करोड़ रुपए की संपत्ति भारत सरकार के ईडी ने अटैच कर ली है। मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं कि कैसे जिनके पैसे डूब गए हैं ऐसे गरीबों को उनका पैसा वापस कैसे करूं, ये 90 करोड़ रुपया उनको कैसे बांट दो। बीजेपी सरकार पहले भी देश में 17,000 करोड़ रुपए ऐसे स्कैम पीड़ितों को वापस दिलवा चुकी है। इसलिए मैं इस कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को भरोसा देता हूं कि उनका पैसा वापस दिलाने में भाजपा
और मेरी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ईरान द्वारा जब्त मालवाहक जहाज पर चालक दल के सदस्यों के रूप में सवार 17 भारतीयों की वापसी का पूरा भरोसा जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी देश के भीतर ही नहीं बाहर भी काम करती है। जयशंकर ने यहां मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुफ्त गारंटी है कि जब भी आप बाहर मुसीबत में हो, भारत सरकार आपकी देखभाल के लिए मौजूद है। जयशंकर ने यह भी कहा कि हमने इसे यूक्रेन, सूडान और कोविड महामारी के दौरान भी बार बार साबित किया है। MSSC एरिज जहाज के 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई का मुद्दा उठाते हुए विदेश मंत्री ने रविवार को ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीरादुल्लाहियन से बात की। उन्होंने कहा कि हम ईरान सरकार से कह रहे हैं कि उन्हें रिहा किया जाना चाहिए और हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। जयशंकर ने आगे कहा कि भारतीय दूतावास और ईरान के अधिकारियों ने उसके बाद कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ रिपोर्ट मिल रही हैं, लेकिन चाहता हूं कि मेरे दूतावास के लोग वहां जाएं और भारतीय दल से मिलें। यह मेरी संतुष्टि का पहला बिंदु है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं। ईरानी विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया सकारात्मक थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह स्थिति को समझेंगे और मदद करेंगे। विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है कि वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य के कारण आने वाला समय कठिन है। उन्होंने कहा, जब मैं एक विदेश मंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखता हूं, तो आज हमारे सामने यूक्रेन में एक संघर्ष है, इजराइल और गाजा में एक संघर्ष है, अरब सागर क्षेत्र के लाल सागर क्षेत्र में तनाव की आशंका है, हमारे सामने हिंद प्रशांत में चुनौतियां हैं, एशिया के विभिन्न देशों की सीमाओं पर बहुत सारी चुनौतियां हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में हमें एक अनुभवी नेता की जरूरत है, हमें वैश्विक समझ वाले एक नेता की जरूरत है जिसका वैश्विक सम्मान हो, और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जयशंकर ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनने के पीछे के महत्व पर जोर देने के लिए बेंगलुरु आए। उन्होंने कहा कि हमने सीमा पार आतंकवाद की चुनौती का कितनी दृढ़ता से मुकाबला किया है। अब यूपीए सरकार जैसा नहीं, जब हम इसकी उम्मीद तो करते थे लेकिन असहाय थे। आज अगर सीमा पार आतंकवाद होता तो इसका कड़ा जवाब दिया जाता। हमारी वैश्विक प्रतिष्ठा बदल गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमने G20 की अध्यक्षता की, कैसे हमने कोविड महामारी के दौरान कई देशों को टीके भेजकर मदद की, कैसे हमने भारतीयों की देखभाल की और ऑपरेशन के माध्यम से उन्हें बचाया गया। जयशंकर ने यह भी कहा कि आज हमें विश्व बंधु के रूप में देखा जाता है। हमारी वैश्विक प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। हमने G20 को बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वित किया है। हम एक सभ्यगत शक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं, चाहे वह आतंकवाद का मुकाबला करना हो या सीमा की रक्षा करना हो। हम मजबूत रुख अपना रहे हैं। मोदी का रुख 2014 के बाद से बहुत स्पष्ट रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र अगले 25 वर्षों के लिए विकसित भारत बनाने का मार्ग भी है। जानते थे पहले कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में बहुत कंटिन्यूटी। मैं इनको साफ साफ जवाब देता हूँ, हाँ 50% कंटिन्यूटी, बट 50% चेंज भी है। और एक चेंज है मुझे, टेररिज्म पर चेंज है कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी व्यक्ति, आप एक, आई वुड लाइक टू सी वन पर्सन हु फील्स दैट वी शुड नॉट हैव रिस्पॉन्डेड टू मुंबई। Everybody in the country felt it. But yet, अगर आप उस समय, इसका अकाउंट है, उस समय क्या है, बाद में NSA ने लिखा था
उस समय के एनएसए नहीं, अगले एनएसए जो यूपीए के एनएसए थे, उन्होंने कहा कि दिस मिनिस्टर लुक्ड एट इट, दैट मिनिस्टर लुक्ड एट इट, सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया दैट द कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉट अटैकिंग पाकिस्तान। तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद। तो पॉइंट इज समथिंग लाइक मुंबई हैपेंस एंड इफ यू डू नॉट रिएक्ट टू इट, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. सिडनी के वेकली स्थित क्राइस्ट द गुड स्फेयर्ड चर्च में सोमवार की रात मास के दौरान चर्च के नेता और कई उपासकों पर चाकू से हमला हुआ। यह घटना लाइव स्ट्रीम की गई थी, जिसके बाद एक व्यक्ति को न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले एक शॉपिंग मॉल में अलग चाकू हमले के बाद यह घटना हुई। कई पीड़ित घायल हुए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। चर्च समुदाय इस हिंसा से स्तब्ध है, जिसने उनकी शांतिपूर्ण सेवा को बाधित किया। हमले की मोटिव अभी तक अज्ञात है। बिशप मारी एमुनेल इस हमले पर निशाना बने, जिसमें 4 अन्य पुरुष भी घायल हुए। यह घटना शाम 7 बजे स्थानीय समय पर हुई और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा भी की गई है। गुजरात के एक धनी दंपति भावेश भंडारी और उनकी पत्नी ने अपनी लगभग 200 करोड़ की संपत्ति त्याग कर जैन सन्यासी बनने का निर्णय लिया है। उनके बच्चों द्वारा 2022 में सन्यासी बनने से प्रेरित होकर इस दंपति ने फरवरी के एक समारोह में अपनी संपत्ति दान कर दी। इस महीने के अंत में वे सन्यास की प्रतिज्ञा लेंगे, जिसमें वे भौतिक संपत्तियों के बिना जीवन जीने का वचन देंगे। हिम्मत नगर के निर्माण क्षेत्र में व्यवसायी भावेश और उनकी पत्नी जल्द ही भारत भर में नंगे पैर यात्रा पर निकलेंगे। जीवन यापन के लिए केवल भिक्षा पर निर्भर रहेंगे। एक वायरल वीडियो में उन्हें एक ट्रक पर दिखाया गया है, जहां वे प्रतीकात्मक रूप से कपड़े और पैसे त्यागते हुए अपने नए साधु जीवन को अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चुनावी तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने कांग्रेस विधायक नीलेश उइके और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घरों पर छापे मारे। भाजपा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के सहायक और एक पत्रकार पर फर्जी वीडियो जारी करने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने भाजपा पर कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने उइके के घर छापा मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में 13 अप्रैल को एक लैम्बोर्गिनी कार, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी, धन संबंधित विवाद के कारण जला दी गई। कार के मालिक नीरज इसे बेचना चाहते थे और उनके दोस्त अमन हैदर और हमदान को एक कथित खरीदार अहमद के पास ले जाने के लिए धोखा दिया गया। इसके बजाय उन्हें हवाई अड्डे के पास एक स्थान पर ले जाया गया, जहां अहमद और उसके साथियों ने उनका सामना किया और दावा किया कि नीरज उन्हें पैसे देने में असमर्थ है। मामले का हल न हो पाने पर अहमद के समूह ने कार को आग लगा दी। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत ने WTF फंड नामक एक अनोखा अनुदान को शुरू किया है, जो 25 साल से कम उम्र के युवा उद्यमियों को समर्थन प्रदान करता है। इस कोष के जरिए 20 लाख का गैर विलुप्तीकरण अनुदान दिया जाता है, जिससे संस्थापकों को अपनी कंपनियों का पूर्ण स्वामित्व बनाए रखने की सुविधा मिलती है। WTF
फंड, मेंटरशिप, समुदाय, इकोसिस्टम, गो टू मार्केट, स्टूडियो, बीटा परीक्षण, प्रतिक्रिया के अवसर और प्रतिभा अधिग्रहण चैनलों तक पहुंच प्रदान करता है। यह पहल 1 साल तक 40 उद्यमियों को वित्तीय और मेंटरशिप सहायता प्रदान करेगी जब तक ये संस्थागत वित्त प्राप्त नहीं कर लेते। कामत की दृष्टि भारत के युवाओं में जोखिम लेने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जो पहले स्थिर रोजगार पर केंद्रित थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु में एक सार्वजनिक बैठक से अचानक निकलना पड़ा, जब श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक नियमितता के घोटाले से प्रभावित जमाकर्ताओं ने उनका सामना किया। यह घटना लोकसभा चुनाव से पहले सहकारी बैंक संघ के एक मंथन सत्र के दौरान हुई। जमाकर्ताओं ने अपने नुकसान के लिए मुआवजे में देरी के लिए जवाब मांगा, जिससे अव्यवस्था फैल गई। सूर्या और वसन गुड़ी के विधायक रवि सुब्रमण्यम ने निवेशकों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ गई और सूर्या को सुरक्षा द्वारा बाहर निकाला गया। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को घोषणा की कि इस वर्ष भारत में सामान्य से अधिक मानसून वर्षा होने की उम्मीद है, जिसका अनुमानित मात्रा 87 सेंटीमीटर के दीर्घकालिक औसत का 106% है। IMD के अनुसार जून सितंबर के मौसम के लिए सामान्य वर्षा 96 से 104 डिग्री के बीच मानी जाती है। इस अनुमान में +5% की त्रुटि शामिल है। अगस्त सितंबर तक ला लीना स्थितियां हैं, जो अच्छे मानसून के लिए अनुकूल होती हैं, संभव तो उभरने वाली है। हालांकि जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समय और स्थान के हिसाब से वर्षा का वितरण समान नहीं हो सकता, जिससे कम वर्षा वाले दिन होंगे लेकिन अधिक तीव्र की घटनाएं होंगी, जिससे सूखा और बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। IMD के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने भी यह बताया कि 1951 के बाद से भारत ने एल नीनो घटना के बाद 9 बार सामान्य से अधिक मानसून वर्षा देखी है। दिल्ली की वरिष्ठ IRS अधिकारी एकता बिश्नोई ने फिटनेस में अपनी उम्र को मात देते हुए पावर लिफ्टिंग में कई पदक जीते हैं। हैदराबाद में नेशनल सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने डेड लिफ्ट में 165 किलोग्राम उठाकर रजत पदक और कुल मिलाकर कांस्य पदक जीता है। बिश्नोई फिट इंडिया मूवमेंट की मिशन